जब मदरसे में पढ़ते हो ना तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसा एजुकेशन इज दिस ओनली, ये कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान हैज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द आइडिया ऑफ अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हों। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो, क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे? अखंड का मतलब आप समझ गए? अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट मेड, तो अपॉल्ड का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वी आर अपॉल्ड बाय द स्टेटमेंट्स मेड बाय सम बीजेपी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग अ यूनियन मिनिस्टर लिंकिंग द म्यूरल विद अखंड भारत। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट द आइडिया ऑफ अखंड भारत इज बीइंग इंक्रीजिंगली पेडल्ड बाय इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द रूरल डिस्पेंसेशन इन इंडिया. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली, मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। Why don't you know the history of your own country? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। You don't know what अखंड भारत is. You're saying greater India. अभी पाकिस्तान में देखिए, अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है? हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते। तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है। पहले एक बात बताते हैं आपको, जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर, आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जोड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? और एक बहुत बड़ी बात कि भाई, जिन लोगों की जानें गई हैं उनका क्या? जिन लोगों के
परिवार रह गए जो हुल बी दी ओनली ब्रेड अर्नर्स, उनका क्या? जिनको चोट लग गई है, जो जिंदा हैं लेकिन इतनी चोट लग गई कि जीवन भर काम नहीं कर सकते, उनका क्या? तो कई सारी चीजें हैं इसमें, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, और सरकार जाहिर सी बात है देखेगी, उसको देखना भी चाहिए। मैं अपील करूंगा कि सब लोग देखें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं लोगों से, क्यों इतनी नेतागिरी कर रहे हो यार? टेलीविजन चैनल्स पे देखो, हर जगह देखो यही नेगेटिविटी, ये ऐसे ऐसे, ये वो, ऐसा नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया। देखो, पॉइंट आउट करना बड़ा आसान होता है यार, पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है। मैं ये देखता हूं कि लोगों के अंदर कितनी एक नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है किसी चीज को लेके। आप क्रिटिसाइज करिए, बिल्कुल करिए, मैं भी करता हूं, आपका हक है क्रिटिसाइज करने का। लेकिन सवेरे से लेकर रात तक वही अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना, यह चीज अच्छी नहीं है, ये चीज शोभा नहीं देती। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये लोग रात को सोते कैसे हैं, इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद या इतनी पॉलिटिक्स करने के बाद। आई डोंट नो whoever is doing it। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। और देश भी देख रहा है यार, देश को भी लग रहा है कि यार तुम लोग अभी से ही ये सब चीचा लिद्दर करने। थोड़ा सा होता है ना कि हम लोग भी कहते हैं यार उसके घर में मौत हुई है ना किसी के घर में, तो हम लोग कहते हैं यार 13वीं हो जाने दो, उसका चौथा हो जाने दो। कहते हैं ना हिंदुओं में रस्में होती हैं कि यार ये कोई जो रस्में होती हैं वो पूरी हो जाने दो यार, फिर बात करेंगे। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस फायदा उठाने के चक्कर में ना कि ये गलती हो गई, इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाएं, उसमें उस चीज का भी लिहाज नहीं। पता नहीं क्या, वेयर आर वी हेडिंग, आई डोंट नो। एनीवे दोस्तों, तो ये चीज थी। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं ना, जो मैंने राहुल गांधी वाला वीडियो करा था, मैं करता नहीं हूं, तो लोगों ने काफी मुझे फोन करा, कई लोगों ने अप्रिशिएट करा और कई लोगों ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो बिल्कुल गलत चीज है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, आपने कैसे कर दिया है। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं यार। देखो, आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग। मैं पाकिस्तान की भी टांग खींचता हूं ना, जबकि वो दुश्मन मुल्क है। मैं कहता हूं दुश्मन मुल्क है, मैं खुद दिल से मानता हूं दुश्मन मुल्क है। मैं उनको भी बताता हूं कि यार आप ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। मेरी राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन है कि आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या कर दिया पता है? मुझे लगता है कि मोदी जी के जाल में फंस गए लोग। अब बीजेपी वाले भी मोदी मोदी करते हैं, ऑपोजिशन वाले भी मोदी मोदी करते हैं। अरे तुम कुछ और बोलो ना यार, तुम भी मोदी मोदी करोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? ऑपोजिशन हो रहा, फिर कहते हो हम ऑपोजिशन में हैं, हम खींच के रखेंगे मोदी जी को। क्या खींच के रख रहे हो आप? अगर जा रहे हैं, राहुल जी अगर विदेश गए हैं, यूएस गए हैं, यूके गए हैं, जहां मर्जी गए हैं दुनिया में, बिल्कुल उनका हक है यार, उनको जो बोलना है बोलना चाहिए, उनको उनका हक है। देश के लिए बुरा ना बोलें, लेकिन चलो ठीक है, अपने अपने संस्कार होते हैं, इसमें मैं क्या ही बोल लूंगा उनको, पर ठीक है, उनका हक तो है ना, उनका राजनीतिक हक है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उनका हक है। तो वो मैं तो नहीं छीन सकता, वो तो संविधान ने हक दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका रोड मैप क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं। आप ये कहते हैं कि साहब मोदी जी में 100 बुराइयां हैं, आप ये कहते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां, उनमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, XYZ। चलो, आपने बोला, हमने मान लिया, डिस्कशन हो रहा है ना, डिबेट हो रही है, एकेडमिक डिस्कशन है, हम मान लेते हैं मोदी जी में 100 बुराइयां। अब आप बताइए आपका प्लान क्या है सर? आप ये बताइए कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी अगर खराब है, लेकिन मैं इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी रन करूंगा। इसको घास नहीं डाली अर्दोगान ने। ये फोटो देखिए, ये देखिए, ये भाई गले मिलने के चक्कर में है, ये लपक रहा है उसकी ओर कि तू मुझसे गले मिल जा। भाई ये क्या सोच कर गया था वहां पे तुर्की? जो पहली रो है ना जहां पे लोग बैठते, ये पहली रो में भी नहीं, इसको दूसरी या तीसरी रो में बैठाया, क्योंकि उनको पता था मांगने आया ये पता नहीं क्यों 25 करोड़ के मुल्क की बेइज्जती करवाने पे तुला हुआ आदमी। ही हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहुंच गया था, पहले ये यूके पहुंच गया था, मैं किंग चार्ल्स से मिलूंगा, किंग चार्ल्स से मिलूंगा। अभी कह रहा मैं एर्दोगान से मिलूंगा। एर्दोगान हाथ पकड़ा हुआ है इसके, कह रहा है बॉस नहीं। तो एक शेर अर्ज किया है शहबाज शरीफ साहब आपके लिए। शेर बशीर बद्र साहब का है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो आपने क्या सोचा था वहां पे आप जाएंगे? वहां पे क्या, वहां पे माधुरी दीक्षित गाना गाएगी मेरा पिया घर आया? नहीं भाई साहब, नोबडी वांट्स यू। आप अपनी बेइज्जती करवा कर आ गए, और अपनी तो करवा ही लेते आप 25 करोड़ के मुल्क की बेइज्जती करवा कर आ गए। एक भारत के प्रधानमंत्री हैं जो अभी जाएंगे और जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। ही विल बिकम द 7th इंडियन प्राइम मिनिस्टर
टू एड्रेस इट, एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन टू एड्रेस इट ट्वाइस. इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं. कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार एड्रेस नहीं करा. ही इज गोइंग टू एड्रेस इट फॉर द सेकंड टाइम. एक आपके प्रधानमंत्री हैं जिनकी कभी पैंट उतरवाई जाती है अमेरिका में, कभी ऐसे उनको तुर्की में जलील करा जाता है. मैं सिर्फ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं मैं उनको ये बोलना चाह रहा हूं यार कि देखो, ये यू आर नॉट अलोन. आप प्लीज, ये शरीफ खानदान को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पूरी पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप प्लीज कोई ऐसी हरकतें ना करें जिससे पूरी कौम जलील और रुसवा हो. मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, कई पाकिस्तानियों को जानता हूं, एंड मेनी ऑफ देम आर प्राउड पीपल. दे आर प्राउड पीपल. और ठीक है, उनकी किस्मत खराब है कि आप जैसे बेड़ा गर्क उनके नेता उनको मिलते हैं. बेचारे क्या ही करेंगे. जिस बस का ड्राइवर, बस के अंदर 50 पैसेंजर हैं बैठे हुए, पर अगर ड्राइवर नालायक हो, उसको ड्राइविंग ना आती हो, पैसे देके उसने लाइसेंस खरीदा हो अपना, और शराब पी के बस चला रहा हो, तो पैसेंजर क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए. और तो उनके बस का तो कुछ है नहीं, क्योंकि ड्राइविंग सीट में तो आप बैठे हुए हैं. सो प्लीज डोंट इंसल्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आप अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम सर. आप डेली करवाएं अपनी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम की बेइज्जती ना करवाएं आप. अच्छा दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो था ना जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस, जो मैंने बताया था, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट था. इट वाज साइंड बाय हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सेनेट मेजॉरिटी लीडर चक शूमर, सेनेट रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल, एंड हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरीज. दिस विल बी द सेकंड टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एड्रेस अ जॉइंट मीटिंग इन द यूएस कांग्रेस. अच्छा, ये सब लोगों ने साइन करा है, तो ये बाई पार्टीजन है. बाई पार्टीजन यानी कि वहां पे 2 पार्टियां हैं मुख्य तौर से अमेरिका में, तो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, दोनों ने साइन करके दिया है और दोनों ने बोला है कि हाँ. तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक किसी पार्टी ने बुलाया है, पूरे उनका जो जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस है, उन्होंने इनवाइट करा. और क्यों इनवाइट करा है उनको ये इनवाइट करा है कि आप बेसिकली क्या है कि शेयर द विजन ऑफ इंडियाज फ्यूचर एंड स्पीक ऑन द ग्लोबल चैलेंजेस फेसिंग द 2 कंट्रीज. कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, अमेरिका और इंडिया की शेयर्ड वैल्यूज हैं, और आपका क्या विजन है इंडिया का फ्यूचर में, ये आप जरा पूरे यूएस कांग्रेस से खिताब करी, यानी कि पूरी अमेरिकी कौम से खिताब करी, क्योंकि उनके सारे तो वहीं पे बैठे हैं. इट्स लाइक द इंडियन पार्लियामेंट. इफ यू इनवाइट समबडी टू एड्रेस द इंडियन पार्लियामेंट, इट इज द सेम थिंग. सो इट्स अ बिग ऑनर. बहुत बड़ी बात है. लोकेशन ऊटी, तमिलनाडु, इंडिया. उनके पहले जनरल दलबीर सिंह सुहाग, लोकेशन नई दिल्ली. उनके पहले जनरल बिक्रम सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लोकेशन चंडीगढ़. उनके पहले जनरल विजय कुमार सिंह, लोकेशन नई दिल्ली. ये हमारे, इनके पहले जनरल मनोज पांडे जो करंट आर्मी चीफ है, इनके पहले जो 5 थे उनकी ये लोकेशन है. पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, अपने 5, अभी जनरल आसिम मुनीर से पहले जो 5 आर्मी चीफ हैं उनकी लोकेशन बताओ. तुम कहते हो बड़ी अजीम कौम हो, तुम कहता है तुम्हारा मुल्क जो है, तुम कहते हो वो कलमा पल के बना है, तुम्हारे पास एटम बम है, लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे. लहराना बाद में. जो पहली लड़ाई होती है ना फौज की, वो इखलाक की होती है. वो लड़ाई तुम हार चुके हो. तुम्हारी फौज अजीम है ही नहीं. अगर तुम्हारी फौज अजीम होती तो तुम्हारी फौज के सरबराह पाकिस्तान में जीते, पाकिस्तान में मरते. ऐसा नहीं कि जब तक फायदा चल रहा हो, जब तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़े, लश्कर, गाजा बाजा सब तुम्हारे साथ हो, प्रोटोकॉल तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम पाकिस्तान में हो. और जिस दिन ये सब हटा तो बोला चलो लंदन, चलो फ्रांस, चलो इटली, चलो फलाना, चलो डिमका. क्यों? कीड़े पड़े हैं पाकिस्तान में, बुरा लगता है पाकिस्तान में. अजीम फौज है तुम्हारी, नंबर 1 की फौज है. घटिया फौज है, घटिया फौज है. हां, हमारे जर्नलों के पास तुम्हारे जर्नलों जैसे अय्याशी के पैसे नहीं है, काला पैसा नहीं है उनके पास. 3-3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं. मैंने जनरल बिपिन रावत का घर दिखाया था द चाणक्य डायलॉग्स में, जाके ऊपर देख सकते हैं आप लोग. सिंपल जिंदगी जीते हैं, इसलिए उनकी इज्जत है. जब हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद जब सड़क पे चलते हैं ना, लोग आके उनके पैर छूते हैं, और तुम्हारे यहां उनके मुंह पे थूकते हैं. अजीम फौज है. अच्छा दोस्तों, तो ये तो हुआ पाकिस्तान का जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो भी कुछ करा. और पाकिस्तान में 2 धड़े बन गए. अरे साहब, एक कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, जो इमरान खान के सपोर्टर कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, हमारे आर्मी चीफ को जलील करा. दूसरे कह रहे नहीं साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ. अरे भाई, तुम्हारे आर्मी चीफ को जलील किया, तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है पाकिस्तानियों. तुम्हारे आर्मी चीफ्स ने, एक ने नहीं सब ने, पाकिस्तान को जलील करा, उसका तुम्हें बुरा नहीं लगा? जब परवेज मुशर्रफ ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और एक ब्रिगेडियर को बोला कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, जब वो एयरक्राफ्ट पे नवाज शरीफ बैठा था उसके मुंह पे एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी, तब पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई.
तब तो मिठाइयां बांट रहे थे, तुम लोग भगड़े डाल रहे थे सड़क पे, लुड़ियां पा रहे थे। जब जनरल ज़ियाउल हक ने बोला कि शरिया नाफिज होगा, लोगों को कोड़े लग रहे थे, तब तो हमने बोला क्या मुसलमान है, मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। जब तुम्हारे ऊपर आयूब खान मुसल्लत हो गया, जब तुम्हारे ऊपर याह्या खान तुम्हारे सर पे बैठ गया, तब तो बड़े हम एक बड़ी जंगजू कौम है। अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जंगजू कौम बनने का। यह होता है जंगजू कौम का नतीजा कि हर जगह रुसवाई, हर जगह जिल्लत, हर जगह जलील होते हो। यह है जंगजू कौम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुसलमान का जेवर है असलाह। ये तुमने अपने बच्चों को गंद सिखा रखा है। दिस इज द फिल्थ दैट यू हैव टॉट योर चिल्ड्रन। और इसकी वजह से तुम्हारे आर्मी चीफ को गाली पड़ी। उसके कर्म है ऐसे, तुम्हारे मुल्क के कर्म है ऐसे कि कोई भी बाहर जाएगा उसको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि तुमने काम ऐसे कर रखे हैं। हमारे यहां ये सब नहीं होता। हमारे यहां 10 इख्तलाफात हों, हमारे यहां 10 प्रॉब्लम्स हों, और हैं 10 नहीं, हमारे यहां भारत में 1000 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सब छिछोरी टुच्ची हरकतें नहीं होती भारत में। जैसे तुम लोगों क्या होती है, इसको गाली दे दी, इसको ये कर दिया, ये कर दिया, खुद एक दूसरे की जड़ें काटते हो, फिर कहते हो हिंदू और यहूदी की साजिश है। सोचना, जो मैंने अभी लफ्ज अभी बोले हैं, जो मैंने बयान करा है, इसके ऊपर सोचना जरा। और अगर थोड़ा सा भी जमीर बाकी है ना, तो अपनी फौज को बोलो कि कंटोनमेंट के अंदर रहे, सरहदों पे रहे, मुल्क की पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करना बंद करे। तो यार इंडिया ने बहुत पैसा खर्च कर लिया है, इंडिया तो बड़े बड़े नोट खर्च कर रहा है। इंडिया तो यार सुनो, इंडिया का जो पूरा न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट है वो भी ग्रो कर रहा है, वो हम इंडिया में बना रहे हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, ये भी बना रहे हैं हम लोग यार। तो दोनों तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। क्योंकि हमें बात ये क्यों कर रहा है इंडिया, मैं आपको बताता हूं। देखिए 2-3 कारण है, और लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल यार। ये इंडिया कर क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। इंडिया इसलिए कर रहा है ये, क्योंकि एक तो रशिया के साथ अब डील करना, क्योंकि रशिया इतना फंस चुका है ना यूक्रेन वॉर में, लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट होंगे। ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1 महीने में लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आपको अगस्त से आपको सामान मिलना शुरू हो जाएगा रशिया से। नो, इसके कई दशकों तक इंपैक्ट चलेंगे। ये ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं है। अब नाउ इंडिया नीड्स टू मिनिमाइज इट्स रिलायंस ऑन रशिया, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी रिमेन गुड फ्रेंड्स। रशिया हमारा अच्छा दोस्त है, हम रशिया के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन रशिया के पास वो सामान होगा ही नहीं जो भारत को चाहिए। और जर्मन्स क्या कह रहे हैं, मेक इन इंडिया करेंगे यार। जर्मन्स कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत करेंगे। जर्मन्स कह रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी हम पूरी तरीके से आपको सौंप देंगे। जर्मन्स और इंडियंस मिलकर इंडिया के अंदर वो सबमरीन्स बनाएंगे। और बोलो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आपकी, और बताओ। तो ये डील हो रही है जिसकी वजह से पूरे एशिया में बड़ा हड़कंप है। 6 सबमरीन्स का ऑर्डर एक साथ दिया जा रहा है। ये जो डील पूरी की पूरी हो रही है, इसमें जो बोरिस पिस्टोरियस है, जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर है जर्मनी का, और हमारे राजनाथ सिंह जी, इनकी मीटिंग हुई और किसी भी वक्त ये डील साइन हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा जो मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा था वही बीबीसी के लिए मैंने आज कहूंगा। बीबीसी का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। बीबीसी पहले कह रहा था कि यार हमने तो ना मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसलिए इन लोगों ने क्या करा है कि दीज पीपल, यू नो, दीज इंडियंस, दीज इंडियन एजेंसीज, इन्होंने हमें हैरेस करने के लिए इनकम टैक्स हमारे पीछे छोड़ दिया। हम तो जर्नलिज्म करते हैं। अच्छा, इंडिया से भी ऐसे ऐसे जो कुकुरमुत्ते होते हैं ना, मशरूम्स, वो जर्नलिज्म के कुकुरमुत्ते, ओ फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ ढिमका, ये पूरा का पूरा लुटियंस गैंग यार, पूरा का पूरा लुटियंस मीडिया है, पूरा का पूरा। ये तैयार हो गया कि मोदी जी तो बहुत खराब है यार, मोदी अच्छे आदमी है ही नहीं, उन्होंने बीबीसी को कैसे रोक दिया, ये कैसे। अब बीबीसी ने एक एडमिशन करा है, यानी कि बीबीसी ने एक बात कबूल करी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने एक बात कबूल करा है कि 40 करोड़ का हमने टैक्स छुपाया है। वो 40 करोड़ का टैक्स हम लोगों ने इंडिया को देना था, हमने वो गायब कर दिया टैक्स, वो हमने नहीं दिया है। तो पूछा कब देगा तुम, कह रहा अभी सोच रहा है, हम देगा। तो ये इनके अंदर से टैक्स निकालना है। देखो मैं आपको बात बताऊं, वही बात है जो कल राहुल गांधी की करी थी ना मैंने। ये मीडिया वाले की बहुत गंदी आदत है, कई मीडिया वालों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई मीडिया वालों की बहुत गंदी आदत है। ये गलत काम करेंगे और अगर पुलिस जाएगी ना पकड़ने के लिए, ये बोलेंगे यार कि मीडिया फ्रीडम पे ये तो अटैक है, यानी मीडिया वाला कत्ल कर दे किसी का,
किसी का घर लूट ले, किसी को उठा के ले जाए, किसी की गाड़ी चोरी, कुछ कर ले गलत चीज, किसी को ब्लैकमेल कर दे, स्पाइंग कर ले यार, स्पाइंग का केस तो था विवेक रघुवंशी का, जासूसी कर ले, आपने हाथ लगाया, अरे अरे मीडिया वाला यार ये तो भगवान है यार, मीडिया वाला भगवान है यार, मीडिया वाला तो भगवान होता है यार, आपने मीडिया को हाथ कैसे लगा लिया, आपने मीडिया से सवाल कैसे पूछ लिया, मीडिया ही सवाल। अच्छा जब मीडिया वालों को टाइट करो ना, सबसे पहले यही रोते हैं, ओ भाई बीबीसी को देख लो, बीबीसी कह रहा है यार तो एक बात बताओ तुमने टैक्स क्यों चोरी करा, अगर उस डॉक्यूमेंट्री के चलते तुम्हें हैरेस करा जाता, अगर उस डॉक्यूमेंट्री के चलते तुम्हें यह बोला जाता कि भाई तुम गलत हो, ठीक है, और तुम गलत नहीं होते, तुम चौड़े में सामने खड़े हो जाते कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें बुली कर रहा है फालतू में, हम इनोसेंट हैं, ये लो हमारे रिटर्न्स हैं, मुंह पे मारो सबके, दिखाओ, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलो सबके सामने कि हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, हमने कुछ नहीं करा है, ये हमें गलती कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमें हैरेस करा जा रहा है क्योंकि हमने मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा अब ये कह रहे हैं नहीं भाई छोड़ दो यार, सिर्फ 40 करोड़ ही तो छोड़ दो, अभी कर देते हैं हम, अब ये भाग रहे हैं बीबीसी वाले। तो यार ये हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से लोग मीडिया का गलत फायदा उठाते हैं। झूठ बोलो तो यार प्योर खालिश झूठ मत बोलो यार, थोड़ा उसमें सच मिला दो कि निगलने में आसानी हो जाए। जब किसी को कड़वी घुट्टी पिलाओ, कड़वी दवाई पिलाओ, तो उसमें थोड़ा सा शहद या थोड़ी सी चीनी मिला दो कि उस बेचारे को भी निगलने के लिए आसानी हो जाए। लेकिन ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल माय लॉर्ड, नॉट एट ऑल। अब आसिफ अली जरदारी ने इतना बड़ा भंड मारा, आसिफ अली जरदारी बिल्लो का बाप, जो कि पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंट रह चुका है पाकिस्तान का। आसिफ अली जरदारी ने दोस्तों इतना बड़ा भंड मारा है कि मैं आपको बताऊं, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त हैं तकरीबन $4 अरब, वो भी मांगे तांगे के हैं। अब आप बोलेंगे $4 अरब पाकिस्तान के कैसे आए, कैसे? थोड़ा सा चीन से मांगा, थोड़ा सा सऊदी अरब से मांगा, थोड़ा सा यूएई से मांगा, थोड़ा अमेरिका से मांगा, थोड़ा बगल के शर्मा जी से मांगा, फिर गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा। इस तरीके से मिला मुलूक है पाकिस्तान के पास $4 अरब आ गए। ठीक है, अब पाकिस्तान को बड़ा फक्र है, इस पर बड़ा गर्व है यार, हमारे पास $4 अरब है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं। आसिफ अली जरदारी चुप था। ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप। बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल के आया है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या। इसने बोला क्या? इसने, बिल्लो के बाप ने यह बोला कि भाई मैं जब जेल में था ना, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब 8-10 साल रहा जेल में, कुछ ऐसी। तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी हैं यार, मैं बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो $4 अरब के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है, 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है। ठीक है, और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ ली जेल में। अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में तो फिर सभी जेल जाओ कुछ कुछ वक्त के लिए, पढ़ो और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूं, ये खेल क्या खेल रहा है। आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहां 4 अरब, कहां 100 अरब, और ये ड्रामा क्या कर रहा है। ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है ये बहुत चतुर लोमड़ी है भाई। इसने क्या करा है, ये मैंने जैसे आपको बताया ना, जब इमरान खान के ऊपर डंडे बरस रहे थे और उसके लोग, ये चुप बैठा था। इसने ना इधर की बात करी ना इधर की बात करी। ये तो पीडीएम का हिस्सा है, ये तो रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, ये चुप। और धीरे धीरे बिल्लो के कान में फुसफुसाता रहता है, क्या बिल्लो एक काम कर, तू अमेरिका चले जा बेटा। आ गई तू अमेरिका से वापस, हैं बिल्लो रानी? हाय मेरी बिटिया, तू एक काम कर, अब तू इंग्लैंड चला जा। ठीक है बिल्लो, तू इंग्लैंड चला जा बेटा, फिर तू इंडिया चले जा, फिर तू यहां चले जा, फिर तू वहां चले जा। ये क्या कर रहा है कि ये माहौल बना रहा है अपने बेटे के लिए। अब इसने शगुफा छोड़ दिया। और आप ये मत समझिएगा आदमी बेवकूफ है। अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन है, अगर पाकिस्तान में कोई सियासतदान है जो 100 लोमड़ियां मरी थी तब जाके पैदा हुआ था, तो वो है आसिफ अली जरदारी। इसके सामने बिलावल, नवाज सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके सामने। अब मैं इसका गेम बताता हूं आपको। जरदारी का गेम ये है दोस्तों कि आसिफ अली जरदारी को यह पता है कि इस वक्त जो पूरा मामला संभाल रही है ना पाकिस्तान में, पूरा मामला संभाल रही है दोस्तों पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की फौज है।
आप गेम देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनिए। जो गेम संभाल रहा है ना पाकिस्तान में, वो कौन संभाल रहा है यार? वो संभाल रही है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी गेम संभाल रही है। अब यानी कि जो गेम है, यानी कि गेम किसको कह रहा हूं? 9 मई के बाद जो इमरान खान के लोगों ने बिल्कुल उत्पात मचाया था, आग लगा दी थी, राइट, उसको, वो गेम कौन संभाल रही है? पाकिस्तानी फौज। यानी कि गेम शहबाज शरीफ की सरकार नहीं संभाल रही, नहीं संभाल रही ना, तभी तो फौज संभाल रही है। या तो ये संभालते या संभालते। फौज ने बोला जी हम संभालेंगे, हम और आईएसआई मिलकर, तो फौज लगा दी कुट सबकी, पकड़ पकड़ के उठा उठा के। इससे क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ हो गया निहायती कमजोर। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं कश्मीर में हूं और ये मुद्दा कश्मीर का है, तो मैं आपको, जिसको कहते हैं ना माई 2 बिट्स ऑफ विजडम, जो भी थोड़ा बहुत मुझे मसला कश्मीर के बारे में समझ है, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मैंने कभी डिस्कस नहीं करा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं पूरा मामला है क्या। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े मशहूर हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इनके काफ़ी प्रोग्राम मैंने देखे हैं। वसतुल्ला खान, तो वसतुल्ला खान साहब ये मुजफ्फराबाद में थे, और इन्होंने करीब 3 दिन 4 दिन पहले फिर इनका बड़ा वायरल हुआ, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ना ये एक बात बोली है दोस्तों कि जो मसला है कश्मीर है, दोनों तरफ के लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और ये बात सच है, ये बात सच है। पहली बात मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तानियों के बारे में कहते हैं कि जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर कमेटी जो पाकिस्तान में है, जो मौलाना फजलुर रहमान अपने पीडीएम वाले, ये उसके चेयरमैन रहे कई साल, इन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, इन लोगों ने फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या बोला कि साहब ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मन है कहने का, आप कह लो। उन्होंने कह दिया। इन्होंने खूब पैसे उठाए, जो बाहर पाकिस्तानी थे विदेश में, उनसे पैसे उठाए, और एजेंसी से इन लोगों ने पैसे उठाए, और लेकिन इन्होंने काम क्या करा कश्मीर के लिए? इन्होंने काम तो कुछ भी नहीं करा। तो खान साहब एक और चीज कहते हैं इसमें, कहते हैं कि इंडिया की तरफ पूरी जो सियासत चली कश्मीर वैली में, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी के लिए काम कर चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि यहां पे जो पूरी सियासत चली है, पूरी जो पॉलिटिक्स चली है कश्मीर में, ये पॉलिटिक्स वायलेंस की चली है, ये खून खराबे की पॉलिटिक्स है, और इसको चलाया है महबूबा मुफ्ती ने और फारूक अब्दुल्ला ने। इन्होंने नाम लेकर 2 लोगों का बोला। देखिए ना, बात ये होती है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि तुम कश्मीर में जाओ, जिहाद करो। वो जिहाद कौन करता है? वो तो गरीब का बच्चा करता है। किसी पाकिस्तानी जर्नल का बच्चा तो आज तक कश्मीर में नहीं आया हाथ में AK-47 लेके सरहद पार करके, कोई नहीं गया, राइट, कभी नहीं। आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कश्मीर की कस्में हर एक पाकिस्तानी खाता है, लेकिन इनके कॉलो फेल में फर्क है, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी में। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यही फ्रॉड इंडिया में भी है। इंडिया में दोस्तों 2 लेवल पे फ्रॉड है। कुछ बातें इन्होंने नहीं कही हैं, वो मैं अपने मन से कह रहा हूं। इनका क्या फ्रॉड है मैं आपको बताता हूं। एक तो फ्रॉड यहां पे है जो महबूबा मुफ्ती और ये आपके फारूक अब्दुल्ला के खानदान, क्योंकि ये चाहते हैं खून बहता रहेगा, तो लोग यहां पे अपने एक तरफ से लगे रहेंगे, डर का माहौल रहेगा, ये लोग चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, इनकी अय्याशियों में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, पहली बात यह। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जब पत्थरबाजी होती थी तो इन्होंने बोला कि ये तो बच्चे आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, कश्मीरी बच्चे जो हैं आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इन्होंने आजादी के लिए उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं भेजा लड़ने के लिए? क्या उमर अब्दुल्ला आजाद नहीं होना चाहते? इसमें तीसरा एक पहलू है जो कोई आपको बताएगा नहीं, आज मैं बता रहा हूं। इसमें नई दिल्ली की बहुत बड़ी नालायकी है। ये जो खून खराबा कश्मीर में हुआ है या खून खराबा पंजाब में हुआ था, ये इसको पैदा किसने करा? पाकिस्तान हां गुनहगार है, बिल्कुल है। अब्दुल्लाज और मुफ्ती गुनहगार हैं, बिल्कुल हैं। JKLF गुनहगार है, हुर्रियत गुनहगार है, यस। लेकिन इसमें दोस्तों दिल्ली भी गुनहगार है। और अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं साहब दिल्ली बिल्कुल पाक और साफ है और दिल्ली ने कुछ गलत नहीं करा, तो इसका मतलब हम आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अगर जिसको भी मसला कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो आपको बता देगा कि 70s की दिहाई में और 80 की दिहाई में यहां पे हुआ क्या था, किस तरीके से कश्मीरियों को आइसोलेट करा गया और किस तरीके से उनको यह बताया गया कि तुम अलग हो। आखिरी बात, जो पाकिस्तानी सरकार है, हमें उसको भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली वालों की गलती थी, इस्लामाबाद वालों की भी गलती। इन्होंने कश्मीर को एक नारे तक महदूद रखा। इन्होंने बोला कश्मीर को एक नारा बनाओ जिससे कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लोग जज्बाती हो जाएं, मस्जिदों के सामने नमाज अदा करने के बाद बोलें कि ठीक है हम उनके साथ ताउन करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए और मुजाहिदीन को देंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करा।
वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी है पर कोई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी नहीं है। जिस बच्चे को जाना है वो लाहौर इस्लामाबाद जा रहा है, क्योंकि वहां पे पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल फोन काम नहीं करता वहां पे। जो एक मोबाइल फोन कंपनी है वो फौजी रन करते हैं, क्योंकि वो कश्मीरियों पर भरोसा नहीं करते। तो बात यह है कि ये जो पूरी खिचड़ी बनी है ना कश्मीर की, इसमें कई लोग हैं, और उसमें शुरुआत जो होती है, कश्मीर की परेशानी जो है, कश्मीर में जो खून बहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है नई दिल्ली से। ये हमें एक बात समझनी पड़ेगी। लेट्स बी वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कहां से हुई थी। बाद में किसी ने जो करा, इसने करा, पाकिस्तान आया। पाकिस्तान का भी बहुत बुरा किरदार रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के जितने भी जर्नल हैं उन सबके बच्चे, मैं आपको बताता हूं, बाय गॉड सबके बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। इन्होंने कसाब भेजा था ना, अजमल कसाब, मुंबई में कत्लो गारत करने के लिए। अजमल कसाब, ठीक है, उसको टांग दिया, अच्छा करा। अजमल कसाब का तो बाप गरीब था, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाता था अपने बच्चों को। पर जिन्होंने भेजा अजमल कसाब को, उनके बच्चे कहां पे? उन्होंने अपना बच्चा क्यों नहीं भेजा? अगर कश्मीर के लिए इतनी मोहब्बत है दिल में, तो ये सब कहने वहने की बातें दोस्तों। और यही चीज वो सदुल्ला खान, जो इनका जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, उसने पूरा अच्छी तरीके से एक्सपोज करा है। और लोगों ने फिर वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दी कि हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट देखिए, जो सच्ची बात है, अब चीज़ें धीरे धीरे रिपेयर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीर में बैठा हूं, कश्मीर के हवाले से, ये जो जख्म है ना, ये इतने गहरे हैं, इसमें दिहाइयां लग जाएंगी। अगर किसी को भी लगता है कि 6 महीने में, 8 महीने में, या इन्वेस्टमेंट आके ये जख्म भर जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ऐसे नहीं, इसमें समय लगेगा, और इसमें बहुत समय लगेगा। आजकल कश्मीर न्यूज़ से हट गया है, तो हम लोग सोचते हैं यार यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। मसले हैं। यहाँ पे डी रेडिकलाइजेशन का मसला है, यहाँ पे डी एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ना ऐसे फिर बात करेंगे तो फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन वी मस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। हल कब होता है दोस्तों? हल तब होता है जब आप बोलें, जब आप ये कबूल कर लें कि हाँ, यह प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है, मुझ में एक खामी है, और अब मैं इसको दुरुस्त करूंगा।